Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। तो इसमें इसका मीनिंग क्लियर होगा आपको और किन ग्राउंड्स पे जुडिशियल रिव्यू किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है तो ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। नॉर्मली जब भी हम बच्चों की कॉपी चेक करते हैं तो ये टॉपिक बहुत ही गलत तरीके से वो जो है लिखते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर से आपको बिल्कुल और बहुत ही इजी तरीके से क्लियर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन में दो वर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्क्रिशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ डिस्क्रिशन। देखिए, आप अपने लेमैन लैंग्वेज में देखिए, हमारे पास कभी कभी बहुत सारी चॉइस होती है और हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि हम जो है किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है उन चॉइसों में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करें। तो हम क्या करते हैं, अपने दिमाग से डिसीजन ले लेते हैं। तो जब हम बहुत सारे ऑल्टरनेटिव में से अपने दिमाग से कोई भी डिसीजन ले लेते हैं तो उसे बोलते हैं कि हमने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज किया है। मीन्स हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल चॉइस है और हमने उन चॉइस में से एक चॉइस को चुन लिया। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में एडमिशन होता है, नर्सरी में आप एडमिशन लेने करवाने के लिए जाते हैं छोटे बच्चों का, तो वो छोटे बच्चों का भी बहुत सारा टेस्ट लेते हैं। अब प्रिंसिपल देखती है कि एक बच्चा जो है उस टेस्ट में फेल हो गया है, तो लेकिन उसे लगता है ये बच्ची बहुत अच्छा कर सकती है, भले ही ये जो है टेस्ट में फेल हो गई हो तो भी वो उस बच्ची को जो है एडमिशन ले लेती है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज किया। वो टेस्ट में फेल हो गई, फिर भी उन्होंने अपने दिमाग को यूज करते हुए उस पावर को यूज किया और उस बच्ची का एडमिशन ले लिया। सेम वे आप देखिए, 10th के बाद आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आपके टीचर कहते हैं भाई आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप साइंस को भी ले सकते हो, साइंस साइड को भी। लेकिन आप जो है अपने टीचर की बात ना मानते हुए आपको लगता है मैं कॉमर्स और ह्यूमैनिटी भी ले सकता हूँ, और आप ना साइंस लेते हैं ना ह्यूमैनिटीज लेते हैं, आप कॉमर्स को चूज करते हैं। तो ये आपका डिस्क्रिशन था। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल, अब आपके फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई लेट नाइट पार्टी करते हैं, और मम्मी कहती है अब नहीं भाई इतनी लेट को नहीं आना, मैं तो अलाउ नहीं करूंगी, मुझे डर लगता है, तो आप लेट नाइट पार्टी के लिए नहीं जाओगे। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो अपने फ्रेंड्स पीयर प्रेशर में आप लेट नाइट पार्टी में चले जाओ, या मम्मी की बात मानते हुए आप जो है लेट नाइट पार्टी में मत जाओ। तो आप डिसीजन लेते हो कि मुझे लेट नाइट पार्टी में नहीं जाना है, मैं मम्मी की बात मान लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज किया। आप पे दो पॉसिबल एक्शन थे और आपको किसी ने कहा नहीं कि कौन सा आपको चॉइस करना है, आपने अपने हिसाब से एक चॉइस की है, तो ये कहलाता है डिस्क्रिशन। तो आपने लेमैन एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डिस्क्रिशन किसे कहते हैं। डिस्क्रिशन का नॉर्मल मीनिंग है कि बहुत सारे चॉइस हैं और आप अपने दिमाग से कोई सी भी चॉइस को चूज कर लेते हो, तो वो डिस्क्रिशन होता है। अब वर्ड है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। देखिए, आपको पता है गवर्नमेंट तीन ब्रांचेस होती हैं, एक लेजिस्लेटर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशियल। तो एग्जीक्यूटिव में सारे के सारे आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज आती हैं, और लेजिस्लेटर अपने कुछ लॉ मेकिंग पावर को एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देती है। तो एग्जीक्यूटिव उस पावर को यूज करते हुए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर बनाती है। अब हर चीज तो रूल्स और रेगुलेशन में भी नहीं लिखी जा सकती और हर चीज पेरेंट एक्ट में भी नहीं लिखी होती। तो एग्जीक्यूटिव को जब वो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारी बार उनके पास बहुत सारी चॉइस होती है कि हम इस तरीके से एक्शन करें या इस तरीके से करें। तो जब वो अपने दिमाग से एक्शन ले लेते हैं तो उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। ठीक है? तो जब एग्जीक्यूटिव अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करते हुए किसी भी तरह की कोई भी चॉइस आती है, और बहुत सारी चॉइस होती है, उनमें से जब वो एक अपने हिसाब से कोई भी चॉइस को चूज करती है तो माना जाता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है।
लेकिन उनको ये चूज जो भी चॉइस करते हैं वो एज पर लॉ करनी चाहिए और उनकी वो चॉइस जो है रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दे। लेकिन जैसे ही आप पे डिस्क्रिशनरी पावर आती है आप उसे मिसयूज भी करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप अपने मन से डिसीजन ले रहे हो। तो आप जो है अपने हिसाब से किसी की भी फेवर कर सकते हो, किसी की भी डिसफेवर कर सकते हो। तो जो आपके फ्रेंड सर्कल है उन्हें आप फेवर कर सकते हो और जो आपके दुश्मन है उनके आप जो है डिसफेवर कर सकते हो। तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो सकता है। तो इसीलिए जुडिशरी जो होती है वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पे कंट्रोल करती है थ्रू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू में जुडिशरी ये देखती है कि एडमिनिस्ट्रेटर ने या एग्जीक्यूटिव ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करते हुए जो चॉइस ली है वो एज पर लॉ भी है या नहीं, या वो रीजनेबल भी है या नहीं। तो वो दो चीजें चेक करती है। तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है कोर्ट जो है हर चीज पे जो भी एग्जीक्यूटिव ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज की है हर पावर का जो है वो जुडिशियल रिव्यू करेगी। इसके भी कुछ ग्राउंड्स होते हैं। तो उन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पे जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। तो इसके तीन टाइप के ग्राउंड है। सबसे पहला है मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशन, सेकंड है नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, थर्ड है वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये तीन मेन ग्राउंड होते हैं। मिसयूज कर रहा है वो अपनी डिस्क्रिशन का, या डिस्क्रिशन यूज करते हुए अपने दिमाग को यूज नहीं कर रहा है, या डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते समय उसने नेचुरल जस्टिस को ध्यान में नहीं रखा है। तो वन बाय वन अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपका मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशन। तो इसमें आपकी 7 पॉइंट है। सबसे पहला है आपका मेलाफाइड इंटेंशन। देखिए मेलाफाइड इंटेंशन क्या होती है कि जब आप बोनाफाइड इंटेंशन से काम नहीं करते। बोनाफाइड इंटेंशन में आप अपनी ऑनेस्टी से काम करते हो, आप किसी के साथ कोई पार्शनलिटी नहीं करते हो, आपकी इंटेंशन बहुत प्योर होती है। लेकिन मेलाफाइड में क्या होता है, आप डिसऑनेस्टी की फीलिंग को ध्यान में रखते हुए करते हो, करप्ट फीलिंग को ध्यान में रखते हुए करते हो, या किसी से बदला लेने की फीलिंग को ध्यान में रखते हुए करते हो। तो ये बिल्कुल गलत होता है। अगर आपको डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है तो आप बिल्कुल भी मेलाफाइड इंटेंशन से काम नहीं करेंगे। आपको हमेशा बोनाफाइड इंटेंशन से ही काम करना है। अगर आपकी जो आपकी डिस्क्रिशनरी पावर को आपने मेलाफाइड इंटेंशन से काम किया है तो कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। इसमें बहुत अच्छा केस है रोजी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। कौन सा केस है ये? रोजी वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। इसमें क्या हुआ, जो सीएम था उसने रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को कहा कि आप कुछ रूट को जो है नेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, कुछ रूट को नेशनलाइज कर दीजिए। अब उन्होंने उनकी डायरेक्शन को मानते हुए कुछ रूट को नेशनलाइज कर दिया। अब कुछ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर थे जो कि रूलिंग पार्टी के विरोधी थे, तो जो वो रूट यूज करते थे तो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने सिर्फ उन्हीं रूट को जो है नेशनलाइज किया। तो कोर्ट में केस किया तो कोर्ट ने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने मेलाफाइड इंटेंशन में काम किया है, आपने इक्वलिटी को ध्यान में नहीं रखा है, आपने उन्हीं लोगों के रूट को नेशनलाइज किया है जो कि रूलिंग पार्टी के विरोधी थे। तो यहाँ पे तो आपने पॉलिटिकल रिवेंज के इंटेंशन से काम किया है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्लियर हो गया मेलाफाइड इंटेंशन। सेकंड है आपका इररेलीवेंट पर्पस। देखिए आप कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हमेशा रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस को देखेंगे, रेलिवेंट पर्पस को देखेंगे, तभी आप डिसीजन लेंगे। अगर आप इररेलीवेंट चीजों को देखते हो और मटेरियल फैक्ट को नहीं देखते हो तो उसकी जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। इसमें बहुत अच्छा केस है रेणु त्यागी वर्सेस स्टेट। इसमें हाई स्कूल एग्जामिनेशन हुए, उसमें कुछ बच्चों का रिजल्ट जो है विदहेल्ड कर लिया गया। किस शक पर? कि इन लोगों ने जो है मास कॉपिंग की है, मतलब सामूहिक नकल हुई है, ये उनको शक था, तो उस बेसिस पे जो है रिजल्ट को विदहेल्ड कर लिया गया। कोर्ट में केस किया, कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया।
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शक के बेसिस पे, आप पे कोई भी पुख्ता मटेरियल एविडेंस नहीं है कि कोई चीटिंग पेपर मिला हो या आपकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग में आया हो या इन्विजिलेटर ने शिकायत की हो, बस आपको शक है कि इन्होंने सामूहिक नकल की है, तो शक के बेसिस पे जो है आप अपनी डिस्क्रिशन को यूज नहीं कर सकते, आप उन बच्चों के रिजल्ट को नहीं रोक सकते। नेक्स्ट है आपका कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर। देखिए, कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर में क्या होता है कि आप अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज तो किसी एक पर्पस के लिए कर रहे हो, लेकिन आप उससे किसी और पर्पस को अचीव करने की जो है कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर। कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने मारना, तो वो वही चीज हो जाती है कि आप दिखाने के लिए तो किसी और पर्पस के लिए पावर को यूज कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में आप जो है किसी और पर्पस के लिए उसको यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप हॉस्टल में रहते हैं, आपने पापा से कहा कि भाई मेरे को ना बुक्स वुक्स खरीदनी है, एग्जाम आ रहे हैं, तो आप मुझे थोड़े से पैसे भिजवा दीजिए। अब आपको पैसे किस लिए मंगवाए आपने? बुक्स खरीदने के लिए, लेकिन वो आपने पैसे उड़ा किस में दिए? पार्टी करने में। तो यहाँ पे आपने कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर किया है कि आपकी डिस्क्रिशनरी पावर थी कि आपने बुक्स के लिए पैसे मंगाए थे, तो आपको बुक्स पे ही करना था। पैसे तो आपने बुक्स के लिए मंगाए, लेकिन आपने खर्च कर दिए अपनी पार्टी पे। तो ये था, पर्पस कोई और था, लेकिन आपने अचीव कोई और पर्पस किया। तो दिस इज कॉल्ड कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि टैक्स फ्री आइटम है। अब सेलर ने क्या किया, टैक्स फ्री आइटम पे भी टैक्स कलेक्ट कर लिया बायर से। अब जब बायर से टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा भाई जब आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो अब हम इसे फॉरफिट कर लेती हूँ, ये स्टेट के खजाने में चला जाएगा। तो कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल गलत है। जब टैक्स फ्री आइटम है, एक तो उस पर टैक्स कलेक्ट ही नहीं होना था। अगर आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो आप तो गलत तरीके से बायर से पैसा ले रहे हो। अगर आप उस टैक्स को गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा रहे हो, आपको तो उसका रिफंड बायर को ही देना था। तो यहाँ पे कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर को यूज किया है, जो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है आपका इग्नोरिंग ऑफ रेलिवेंट कंसिडरेशन, कि जब आप डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर रहे हो, तो आप रेलिवेंट कंसिडरेशन को बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे। तो रेलिवेंट कंसिडरेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल है, आप लोगों के एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, आप लोग एलएलबी कर रहे हो या बीएलएलबी कर रहे हो, एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं। अब बच्चे एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, उसकी लास्ट डेट आ रही, लेकिन तभी कहीं पे जो है कर्फ्यू लग जाता है, जिसकी वजह से आप एग्जाम फॉर्म अपने यूनिवर्सिटी में डिपॉजिट नहीं कर पाते लास्ट डेट तक। तो अब बच्चे सारे यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं कि भाई हमारी लास्ट डेट जो है बढ़ा दीजिए, क्योंकि इससे हमारा साल बिल्कुल खराब हो जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी को लगता है हाँ भाई बच्चों का साल खराब हो जाएगा, और बिल्कुल ठीक कह रहे, कर्फ्यू की वजह से वो आ भी नहीं पाए, तो ये रेलिवेंट कंसिडरेशन है। इनको ध्यान में रखते हुए अगर यूनिवर्सिटी डेट बढ़ा देती है, तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी ने रेलिवेंट कंसिडरेशन को ध्यान में दिया। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी कहती है भाई हमें कोई मतलब नहीं है, कर्फ्यू लगा या आप नहीं आ पाए यूनिवर्सिटी तक, आपका साल खराब जा रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं हो, और वो लास्ट डेट नहीं एक्सटेंड करती, तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी ने रेलिवेंट कंसिडरेशन को जो है इग्नोर कर दिया। तो क्लियर हो गया कि आप जब भी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करेंगे, तो आप हमेशा जो है रेलिवेंट कंसिडरेशन को ध्यान में रखकर ही करेंगे। नेक्स्ट आता है अनरीजनेबलनेस। अगर एग्जीक्यूटिव कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर रहे हैं और वो पावर किसी भी एंगल से रीजनेबल नहीं लग रही है, हर कोई बता सकता है कि उन्होंने अनरीजनेबल तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर को यूज किया है, तो वो बिल्कुल गलत होता है। इसमें बहुत अच्छा केस है, द्वारका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। कौन सा केस है? द्वारका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एसेंशियल सप्लाई एक्ट था। उसमें ये कहा गया था कि बिना लाइसेंस के कोई भी कोयले का बिजनेस नहीं कर सकता। अगर किसी को कोयले का बिजनेस करना है, तो उसे लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो स्टेट कोल कंट्रोलर था, स्टेट गवर्नमेंट ने उसे पावर दे दी कि आप किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस के बिना भी कोयले का बिजनेस करने की इजाजत दे सकते हो। तो ये तो बिल्कुल अपरेंट ही लग रहा है कि ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है बिल्कुल अनरीजनेबल है।
जब एक्ट में कह रखा है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, कि लाइसेंस के बिना कोई कर ही नहीं सकता, तो आप उसके विरोध में जाके कैसे किसी को ये पावर दे सकते हो कि आप बिना लाइसेंस के भी कुछ लोगों को ये अलाउ कर सकते हो कि आप बिना लाइसेंस के भी कोयले का बिजनेस करें। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी पावर यूज करी कोल कंट्रोलर ने जो स्टेट का था, वो बिल्कुल अनरीजनेबल थी। क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखिए, प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं कि ये जनरली तब यूज करते हैं कि अगर हम डिस्क्रिशनरी पावर में किसी को पनिश कर रहे हैं या कंपनसेशन दे रहे हैं, तो जितनी उसने गलती करी है उसके हिसाब से जो है हमें उसे पनिश करना चाहिए, या जितना लॉस हुआ है उसके हिसाब से कंपनसेशन देना चाहिए। तो ये कहलाता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक भिखारी है और वो बहुत दिनों से भूखा है। अब वो जो है किसी हलवाई की दुकान पे जाता है और उसकी से मिठाइयाँ चुरा लेता है अपनी भूख को मिटाने के लिए। तो अब उसने चोरी तो करी है, जो कि गलत है। अब हलवाई उसे पकड़ लेता है, तो वो क्या करता है, उसे खूब मारता पीटता है कि तुमने चोरी करी। उसके बाद 2 हफ्ते उसे बिना पैसा दिए अपनी हलवाई की दुकान पे काम भी कराता है। तो यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज नहीं हुआ है। ये बात ठीक है कि भिखारी ने चोरी करी, लेकिन उसको मारा पीटा भी गया, उसको 2 हफ्ते बेकार काम भी कराया गया, तो जितना उसका क्राइम था उससे ज्यादा उसको पनिश किया गया। तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे उसे ये भी देखना चाहिए था हलवाई को कि वो भूखा है, भिखारी है, और उसने अपनी भूख को शांत करने के लिए किया, लेकिन हाँ उसने चोरी की जो एक गलत है, तो उसके लिए उसको उसी हिसाब से पनिश करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे उसने जितना उसका क्राइम था उससे ज्यादा उसको पनिश किया। तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी किसे कहते हैं? लास्ट है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमोजरी एस्टॉपर। देखिए, इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने वर्ड से या अपने कंडक्ट से, ठीक है, या तो मुंह से बोल रहा है, कोई वर्ड बोल रहा है, या अपने बिहेवियर से, कंडक्ट से दूसरी पार्टी को कोई भरोसा दिलवाता है, और दूसरी पार्टी उस भरोसे पर रह के कोई काम कर लेती है, और वह ऐसा काम करती है जो कि लीगली है। फिर वो व्यक्ति जिसने ये भरोसा दिलवाया था वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। अगर वो पीछे हटेगा तो दूसरे व्यक्ति ने जिसने भरोसा रख के काम कर लिया है आगे, तो उसको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए कहता है पहला व्यक्ति जिसने ये भरोसा दिलवाया वो अब अपने वर्ड से पीछे नहीं हट सकता। इसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमोजरी एस्टॉपर। क्लियर हो गया कि जब आप अपने वर्ड और अपने बिहेवियर से किसी को भरोसा दिलाते हो और दूसरी पार्टी उस भरोसे पर रह के कोई काम कर लेती है, तो आप फिर अपने वर्ड से पीछे नहीं हट सकते। इसमें बहुत अच्छा केस है एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा केस है? एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें मिनिस्टर था। अब मिनिस्टर को ये पावर थी कि वो किसी को भी लीज पे लैंड दे सकता है। अब उसने एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड को लीज पे लैंड दे दी। अब जब लीज पे लैंड दे दी, अब उन्हें भी पता था कि इस मिनिस्टर को पावर है, उन्होंने, अब उन्हें लगा कि भाई उनको तो लीज पे लैंड मिल गई। अब उन्होंने उस पर बिल्डिंग बना ली जहां से उनका न्यूज़पेपर का काम चलने लगा। अब गवर्नमेंट ने फिर उस मिनिस्टर के थ्रू कहा कि नहीं, मैं ये लीज कैंसिल कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले उनको लीज मिली। अब ये मिनिस्टर की पावर में था कि लीज वो दे सकता था। इसको ध्यान में रखते उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया न्यूज़पेपर को, उस पर बिल्डिंग भी बना ली। अब आप ऑल ऑफ ए सडन कहते हो नहीं भाई हम लीज कैंसिल करते हैं, तो उनको तो बहुत ज्यादा लॉस होगा, उन्होंने पूरी बिल्डिंग बना ली है। तो यहाँ पे कहा गया कि स्टेट या मिनिस्टर डिस्क्रिशनरी पावर को यूज नहीं कर सकते हैं, वो लीज को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमोजरी एस्टॉपल लग रहा है। क्लियर हो गए? तो ये पहला पॉइंट था आपका मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशन। अगर एग्जीक्यूटिव अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को मिसयूज करती है तो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है और उनकी पावर जो उन्होंने यूज की है उसे इनवैलिड कह सकते हैं। अब सेकंड इसका पॉइंट था नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। मीन्स कि अगर आप डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर रहे हैं
और उसमें अपने माइंड को बिल्कुल यूज ही नहीं करें, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते तो आपको अपने दिमाग को तो यूज करेंगे, लेकिन आप दिमाग को यूज ना करके बिल्कुल जैसे जिसने कहा वैसे ही करते चले जा रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर में आपको अपने माइंड को यूज करना है, आपको जो भी ऑल्टरनेटिव है उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढना है जिससे कि लोगों का भला हो। अब इसमें देखिए, एक इसमें बहुत अच्छा केस था कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस गोवर्धन दास का। कौन सा केस था? कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस गोवर्धन दास। इसमें पुलिस कमिश्नर को ये अथॉरिटी थी कि वो सिनेमा थिएटर्स को ग्रांट कर सकता था लाइसेंस कि वो सिनेमा थिएटर चला सके। तो पुलिस कमिश्नर को ये पावर थी कि वो सिनेमा थिएटर चलाने के लिए उन्हें परमिशन ग्रांट कर सकता था। अब उसने एक एडवाइजरी कमेटी की हेल्प ली पुलिस कमिश्नर ने। उस एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे उसने कुछ लोगों को लाइसेंस ग्रांट कर दिया, लेकिन बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं आप इसे कैंसिल कर दीजिए। तो उसने पुलिस कमिश्नर ने बिना देखे उन्हें जो है कैंसिल कर दिया लाइसेंस का। तो यहाँ पे माना गया कि कमिश्नर ने नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया है कैंसिल करने में। जब उसने लाइसेंस दिया तो उसने एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन पे दिया, तो उसने दिमाग का यूज किया, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने कहा नहीं इसे कैंसिल कर दो, तो उसने आप देखा ना था जैसे गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल वैसी डायरेक्शन पे उसे कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, उसने डिस्क्रिशनरी पावर जो यूज की है लाइसेंस को कैंसिल करने की, पहले ग्रांट कर दिया और फिर उसे कैंसिल कर दिया, तो इट इज टोटली नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो माना गया ये इनवैलिड है। लास्ट पॉइंट है आपका वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखिए अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करते हैं तो भी आपका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और डिस्क्रिशनरी पावर को हम इनवैलिड कह सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल बार काउंसिल होती है, अगर किसी एडवोकेट ने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया तो बार काउंसिल डिसिप्लिनरी कमेटी को मैटर दे देती है। अब बार काउंसिल को लगा कि भाई कुछ एडवोकेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हैं और उसने कोई इंक्वायरी भी नहीं करी, बस किसी ने कंप्लेन करी कि ये एडवोकेट जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हैं, तो उसने सिर्फ उस कंप्लेन के बेसिस पे ही जो है जो डिसिप्लिनरी कमेटी थी उनको दे दिया। अब डिसिप्लिनरी कमेटी ने भी बहुत ज्यादा इंक्वायरी नहीं करी और उनको सस्पेंड कर दिया 1 या 2 साल जितने भी किया। तो यहाँ पे माना गया कि डिसिप्लिनरी कमेटी और बार काउंसिल दोनों ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया। आपने सिर्फ किसी की कंप्लेन पे ये डिसीजन सुना दिया कि इनको जो है सस्पेंड किया जाता है प्रैक्टिस से, जबकि आपको उनको सुनवाई का मौका देना चाहिए था। जिन एडवोकेट के खिलाफ आपने डिसिप्लिनरी कमेटी में मैटर भेजा था और आपको जो है पूरे मटेरियल फैक्ट देखने चाहिए थे, तब जाके आपको डिसीजन देने चाहिए। अगर आपने एडवोकेट को सुनवाई का मौका ही नहीं दिया कि वो अपने डिफेंड में भी केस में कुछ कह सके, तो यहाँ पे आपने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया है। तो आपने जो उनके एडवोकेट को सस्पेंड किया प्रैक्टिस करने से वो बिल्कुल गलत है। तो क्लियर हो गया आपको? तो आई डू होप कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का मीनिंग भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने इसमें लेमैन एग्जाम्पल भी बहुत दिए और आपके मतलब क्लासिक एग्जाम्पल भी बहुत दिए, और किन किन सर्कमस्टांसेस में जबकि आपका जो एग्जीक्यूटिव है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करते हुए उसे मिसयूज ना करे, तो जुडिशरी भी उस पे जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और जुडिशियल रिव्यू करके उन डिसीजन को इनवैलिड भी कर सकती है। तो वो 3 ही केस में कर सकती है, जबकि एग्जीक्यूटिव मिसयूज करिए डिस्क्रिशन का, या नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड करिए, या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करिए या उसे वायलेट करिए। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बहुत आराम से अब लॉन्ग आंसर भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पे लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। दैट्स ऑल फॉर माय टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी